अब हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है छात्र संबंधी मुद्दे, स्टूडेंट रिलेटेड इश्यूज। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का एक ओवरव्यू करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक है छात्र संबंधी मुद्दे, दूसरा टॉपिक है अध्यापक छात्र संबंध, जिसमें हमको अध्यापक की भूमिका देखनी है, व्यवस्थापक के रूप में अध्यापक, मानदंड निर्माता के रूप में शिक्षक, सुसाध्य के रूप में अध्यापक, एक पहलकर्ता के रूप में शिक्षक, अभिप्रेरणा देखना है, अभिप्रेरक के प्रकार कौन कौन से हैं, जन्मजात अभिप्रेरक है, अर्जित अभिप्रेरक है, अनुशासन देखना है, शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन को देखना है, अनुशासन के प्रकार को देखना है, शैक्षिक नेतृत्व को देखना है, शैक्षिक नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण कौन कौन से हैं, शैक्षिक नेतृत्व का कार्य क्षेत्र क्या है, शैक्षिक नेतृत्व की विशेषताएं, शैक्षिक नेतृत्व का स्वरूप देखेंगे। तो इतने सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर में, इसको एक एक करके हम कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए न सिर्फ अध्यापक और अन्य सहकर्मियों की भर्ती और उपलब्धता आवश्यक होती है, बल्कि छात्रों से संबंधित मुद्दों पर विशेष फोकस करना भी अत्यंत आवश्यक है। यानी कि शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सिर्फ अध्यापक और अन्य सहकर्मियों की भर्ती और उसकी उपलब्धता ही आवश्यक नहीं होती है, बल्कि छात्र से संबंधित जितने इश्यूज होते हैं उस पर भी विशेष फोकस देना बहुत ही आवश्यक होता है। विद्यालय के अंतर्गत पुस्तकालय की उत्तम व्यवस्था, खेल प्रांगण की व्यवस्था, छात्रों में अनुशासन, अभिप्रेरणा का विकास, अध्यापक छात्र संबंधों को बढ़ाना आदि विषय हैं जो शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाते हैं। ये सारी चीज़ें शिक्षा की जो क्वालिटी है उसको और इन्हेंस करती है, उसको और गुणवत्तापूर्ण बनाती हैं। तो छात्र संबंधी मुद्दे अगला टॉपिक देखते हैं। किसी भी देश के विकास में शिक्षा आधार स्तंभ होता है, इसलिए शिक्षा की एक प्रभावी प्रणाली वाले देश सामाजिक और आर्थिक दोनों रूपों में दुनिया का नेतृत्व करते हैं। छात्रों के सामने आने वाली स्कूल की समस्याएं, खराब शैक्षणिक प्रदर्शन, स्कूल के लिए प्रेरणा की कमी, स्कूलों के काम में नुकसान या साथियों या शिक्षकों के साथ खराब संबंधों के रूप में दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, स्कूल की समस्याएं सामान्य से गंभीर होती है, जो कुछ समय से लेकर दीर्घ समय तक रहती है। अल्पकालिक स्कूल समस्या का स्कूल तथा छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। छात्र कुछ समस्याओं का सामना कर सकते हैं। अब कौन कौन से इश्यूज हैं? कुछ अपने परिवार, दोस्तों और पालतू जानवरों को घर से बाहर रहने के बाद याद करते हैं। छात्र आश्रित और स्वतंत्रता के विषय में महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। कुछ छात्र खुले तौर पर अपने माता पिता का समर्थन मांगते हैं, तो कुछ अपने माता पिता को अपनी भावनाओं के बारे में नहीं बताते। ठीक है, अगला है कुछ छात्र अपने शिक्षक के पढ़ाने की विभिन्न शैली को नहीं अपना पाते हैं तथा कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ छात्र को अपनी कठिनाइयों को अपने शिक्षक से साझा करने में कठिनाई होती है। कुछ छात्रों को लिखने एवं पढ़ने के काम में कठिनाई होती है। कुछ छात्रों को समय पर अपनी फीस देने में कठिनाई होती है। बहुत से छात्रों को अपने स्कूल के अव्यवस्थित पुस्तकालय, शौचालय आदि से समस्या होती है। तो ये सारे इश्यूज हैं छात्र से रिलेटेड। आगे देखते हैं अध्यापक और छात्र का संबंध कैसा होना चाहिए। अध्यापक विद्यालय की आत्मा होता है। अध्यापक अपने शिष्यों के लिए मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। वह उन्हें सुझाव तथा प्रेरणा देता है। एक अध्यापक की सफलता शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्ति के आधार पर
आंकी जाती है। कक्षा में अध्यापक छात्रों के समूह का गतिशील नेता होता है। एक नेता के रूप में उसे छात्रों को बेहतर अधिगम के लिए अभिप्रेरित करना होता है। उसे छात्रों का मार्गदर्शन कई मामलों में करना होता है, जैसे व्यवसायों और विषयों से उचित चयन में, मतलब कौन सा प्रोफेशन और कौन से सब्जेक्ट्स उनको चूज़ करने चाहिए छात्रों को। उसे छात्रों के अस्तित्व का आदर करना होता है, उनके गुण और दोषों का पता लगाना होता है तथा उन्हें व्यवहार एवं दृष्टिकोण का समायोजन करना होता है, ताकि वह छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए अभिप्रेरित कर सके। ठीक है, तो ये छात्र, अध्यापक और छात्र यानी कि अध्यापक को के इम्पोर्टेंस को इसमें दिखाया गया है कि अध्यापक क्या क्या छात्रों के लिए कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, और एक नेता के रूप में होता है, छात्रों को प्रेरणा देता है, ये सारी चीज़ें। आगे देखते हैं, अध्यापक की भूमिका देखते हैं। अध्यापक छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि जागृत करते हैं। एक अध्यापक विभिन्न रूप में अपनी भूमिका अदा करता है। और देखते हैं एक व्यवस्थापक के रूप में पहले अध्यापक की क्या भूमिका होती है। एक व्यवस्थापक या प्रबंधक के रूप में अध्यापक को पाठचर्या का नियोजन एवं तैयारी, ठीक है, समय सारणी, दृश्य श्रव्य सामग्री और पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप का आयोजन करना होता है। उन्हें दैनिक, साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक आधार पर क्रियान्वित किया जाता है। यानी कि जो वे समय सारणी बनाते हैं उनको दैनिक, साप्ताहिक और मासिक तथा वार्षिक आधार पर क्रियान्वित किया जाता है। उसे समय समय पर उपलब्ध साधनों को व्यवस्थित करना होता है। इन क्रियाकलापों में पाठ्य सहगामी एवं पाठ्यचर्यात्मक क्रियाएं, अनुदेशात्मक कार्य, छात्रों का पुस्तकालय संबंधी कार्य, सुनिश्चित नियमित उपस्थिति एवं कार्य आदि सम्मिलित हैं। अगला देखते हैं, उसे अनुशासन बनाए रखना होता है। दिन प्रतिदिन के शैक्षिक कार्यकलापों में सहभागिता, दी गई फीस आदि का रिकॉर्ड रखना होता है। समय समय पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना होता है, ठीक है, और साथ ही उनकी कमजोरियों तथा शक्तियों का पता लगाना होता है। अब हम देखते हैं एक मानदंड निर्माता के रूप में क्या भूमिका होती है शिक्षक की। एक मानदंड निर्माता के रूप में अध्यापक को छात्रों के सामने उदाहरण पेश करने होते हैं। उसे कुछ मानदंड स्थापित करने होते हैं और उसे उनको व्यवहार में लाकर दिखाना होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे है सुसाध्यक के रूप में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। अध्यापक एक सुसाध्यक भी है। वह छात्रों की सहायता एवं मार्गदर्शन एवं उसके कार्य निष्पादन में उचित उपाय अपना सकता है। वह विचारशील एवं सहयोगी है। शिक्षक वह छात्रों को उनकी विभिन्न योजनाओं के अनुसार उद्देश्य प्रदान करता है और उनकी इस प्रकार सहायता करता है कि वे अपने काम स्वयं कर सकें। ठीक है, तो यह हो गया सुसाध्यक के रूप में अध्यापक। अब हम आगे देखते हैं एक पहलकर्ता के रूप में शिक्षक। विभिन्न शैक्षिक एवं पाठ्य सामग्री क्रियाकलाप में अध्यापक छात्रों का नेता बनकर आगे आगे चलता है और तत्पश्चात छात्रों को उन कार्यों को करने में सहायता देता है। वह शिक्षण के नए तरीकों को विकसित करता है और छात्रों को अवसर प्रदान करता है कि वे करके सीखे। अध्यापक छात्रों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। शिक्षक सबका नेतृत्व करता है तथा अधिगम का सर्वोच्चतम मार्ग खोजने में उनकी सहायता करता है। ठीक है, शिक्षक उन्हें उन साधनों का पता लगाने में मार्गदर्शन करता है जिनके द्वारा वे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है अभिप्रेरणा। देखते हैं अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोटो शब्द से हुई है।
अभिप्रेरणा के शाब्दिक अर्थ से बालक के व्यवहार को संचालित करने वाली शक्ति का बोध होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो अनेक उद्दीपनों का परिणाम होती है। अब इसके डिफिनेशन को देखते हैं जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा कहा गया है। सबसे पहले मार्गन, किंग, विज तथा स्कोपलर ने 1986 में कहा था कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक तथा कर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक तथा कर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। अगला है ब्लेयर, जोन्स एवं स्पिंसन के अनुसार अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले को आंतरिक शक्तियाँ तथा आवश्यकताएं उसके पर्यावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले को आंतरिक शक्तियाँ अथवा आवश्यकताएं उसके पर्यावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। अगला डिफिनेशन है विटिंग एवं विलियम के अनुसार इन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा अवस्थाओं का एक ऐसा समुच्चय है जो व्यवहार को सक्रिय करता है, निर्देशित करता है तथा किसी लक्ष्य की ओर उसे बनाए रखता है। इन्होंने क्या किया, अभिप्रेरणा अवस्थाओं का एक ऐसा समुच्चय है जो व्यवहार को सक्रिय करता है, निर्देशित करता है तथा किसी लक्ष्य की ओर उसे बनाए रखता है। अब हम देखते हैं अभिप्रेरक के कौन कौन से प्रकार हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरक के मुख्य 2 प्रकार बताए हैं, जन्मजात अभिप्रेरक और कौन सा है, और है अर्जित अभिप्रेरक। जन्मजात और अर्जित। जन्मजात अभिप्रेरक को देखते हैं। जन्मजात अभिप्रेरक वैसे अभिप्रेरक को कहा जाता है जो व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होते हैं। इस अभिप्रेरक के अभाव में प्राणी का जीवित रहना संभव नहीं। इन अभिप्रेरकों को जैविक अभिप्रेरक या बायोलॉजिकल मोटिव्स भी कहा जाता है। जैविक अभिप्रेरक निम्नलिखित है, कौन कौन से हैं, भूख, प्यास और तीसरा है नींद। ठीक है, नींद है तीसरा, यह भी जन्मजात अभिप्रेरक है। सबसे पहले भूख को देखते हैं। भूख जैविक अभिप्रेरकों में भूख एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक है। ठीक है, भूख एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक है। वहीं यही प्रेरक शक्ति का स्रोत है। भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए शरीर को शक्ति की आवश्यकता होती है। दूसरा है प्यास, पहला था भूख। प्यास भी एक जैविक अभिप्रेरक है और जीवित रहने के लिए इस अभिप्रेरक की संतुष्टि भी जरूरी है। और तीसरा देखते हैं नींद, यह भी जन्मजात अभिप्रेरक है। आगे देखते हैं अर्जित अभिप्रेरक। अर्जित अभिप्रेरक वैसे अभिप्रेरक को कहा जाता है जो व्यक्ति में जन्म से तो मौजूद नहीं है परंतु जिसे व्यक्ति अपने जीवन काल में सामाजिक रूप से अपने को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए सीखता है। क्या करता है, सीखता है। अर्जित अभिप्रेरक या सामाजिक अभिप्रेरक निम्नांकित है। कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं चलिए हम देखते हैं। उपलब्धि की आवश्यकता, इससे तात्पर्य एक ऐसे अभिप्रेरक से होता है जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे उसमें अधिक से अधिक सफलता मिल सके। जिन व्यक्तियों में उपलब्धि अभिप्रेरक अधिक होता है वे अपनी जिंदगी में अधिक से अधिक उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है संबंधन की आवश्यकता। विटेकर के अनुसार जीवों में अपनी जातियों के साथ समूह में रहने की प्रवृत्ति की सामुदायिकता या संबंध व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जीवों को अपनी जातियों के साथ समूह में रहने की प्रवृत्ति होती है ये। और स्पष्ट है कि बंधन की आवश्यकता में व्यक्ति या पशु अपने समुदाय के लोगों के साथ रहना चाहता है।
इस तरह की आवश्यकता में संतुष्टि होने पर प्राणी का सामाजिक जीवन अधिक मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट है सत्ता की आवश्यकता। इसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर अपना प्रभुत्व रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को धमकी देकर या प्रार्थना करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाने में समर्थ होते हैं। ठीक है। अगला है आक्रमणशीलता की आवश्यकता। यह वैसा व्यवहार है जिसका उद्देश्य दूसरों को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना या दूसरों की संपत्ति को बर्बाद करना होता है। आक्रमणशीलता एक ऐसा अभिप्रेरक है जो व्यक्ति के वातावरण में उपस्थित कारकों द्वारा काफी प्रभावित होता है। आगे देखते हैं। आगे है शक्ति अभिप्रेरणा क्या होती है। तो जेवी रॉफ ने 1957 में इस अभिप्रेरक को परिभाषित करते हुए कहा कि यह वह अभिप्रेरक प्रवृत्ति है जिससे अभिप्रेरित व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करने वाले साधनों पर नियंत्रण कर संतुष्टि प्राप्त करता है। समाज के सभी लोगों में यह प्रवृत्ति कम या अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस प्रवृत्ति में प्रेरित व्यक्ति में कई प्रकार की विशेषताएं देखी जाती हैं, जैसे कि दूसरे लोगों को नियंत्रण में रखने में संतुष्टि का अनुभव करता है, दूसरे लोगों से अपनी इच्छानुसार कार्य करा लेने पर संतुष्टि का अनुभव करता है, दूसरों के भाग्य का निर्धारक समझकर संतुष्टि का अनुभव करता है। इस प्रवृत्ति से अभिप्रेरक व्यक्ति प्रभुत्व जमाकर तर्क, प्रार्थना या अनुनय विनय के साथ रोना रोकर दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इस अभिप्रेरक का मापन TAT की सहायता से किया जाता है। तो ये भी हो गया। अगला टॉपिक है अनुशासन, डिसिप्लिन। तो इसको हम देखते हैं। अनुशासन एक उसकी पहले अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं। अनुशासन मूलतः संस्कृत का शब्द है। शासन शब्द के साथ अनु उपसर्ग लगाकर इस शब्द की रचना हुई है। शासन शब्द सस धातु से बना है। सस का अर्थ है नियम का नियंत्रण। सस का क्या अर्थ है? नियम का नियंत्रण। इस दृष्टि से अनुशासन शब्द का अर्थ होता है स्वेच्छा से नियमों तथा नियंत्रण को स्वीकार करना। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। तो प्रोफेसर AD मूलर के अनुसार अनुशासन से अभिप्राय छात्रों को प्रजातांत्रिक जीवन के लिए तैयार करना है, जबकि इसका उद्देश्य व्यक्ति के ज्ञान, शक्ति आदि एवं आदतों एवं रुचि के विकास के लिए सहायता देना है, जो उसके साथियों एवं संपूर्ण समाज को अच्छा बनाता है। ठीक है। अगला डेफिनेशन है TP नन के अनुसार अनुशासन से अभिप्राय अपनी प्रवृत्तियों को रोककर उनका नियंत्रण इस प्रकार से करना है कि विफलता व अपव्यय के स्थान पर सफलता तथा मितव्यय की प्राप्ति की जा सके और विकृति के स्थान पर आकृति आ सके। तो ये दोनों डेफिनेशन हमको याद एक बार ध्यान में रखना है कि किसने क्या बोला है, प्रोफेसर AD मूलर ने और TP नन के अनुसार। हम आगे देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन। शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन से तात्पर्य बालक बालिकाओं को प्रजातांत्रिक जीवन के लिए तैयार करना है। अनुशासन का ध्येय है ज्ञान, शक्तियों, आदतों, रुचियों और आदर्शों को प्राप्त करना, जिसका निर्माण उसकी स्वयं की तथा उसके साथियों की समग्र रूप में भलाई के लिए होता है। दूसरे शब्द में अनुशासन का अर्थ है कि छात्र विद्यालय के नियमों और परंपराओं का अक्षरशः पालन करे। ठीक है। अनुशासन हर देश तथा हर समाज के लिए अमूल्य निधि है। जिस प्रकार देश और समाज के जीवन में अनुशासन का मूल्य अधिक है, उसी प्रकार अनुशासन व्यक्ति के जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। समाज के लिए छात्र विद्यालय में तैयार किए जाते हैं, इसलिए छात्रों में भी अनुशासन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब हम अनुशासन के
प्रकार को देखते हैं। तो दार्शनिक विचारों के आधार पर अनुशासन के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं: दमनात्मक अनुशासन, शिक्षा, और दमनात्मक अनुशासन है, प्रभावात्मक अनुशासन है, और मुक्तात्मक अनुशासन है। सबसे पहला हम देखते हैं दमनात्मक अनुशासन। तो दमनात्मक अनुशासन शिक्षा जगत में दमनात्मक अनुशासन संबंधी विचारधारा बहुत पुरानी है। यह छात्रों पर कठोर नियंत्रण रखने को मान्यता देती है। शिक्षक छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने का एक सशक्त माध्यम है। इसमें शिक्षक डंडे के बल पर कक्षा में अनुशासन रखते हैं। ठीक है, अब अगला है प्रभावात्मक अनुशासन। तो प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षक को अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से छात्रों को अनुशासन में रखना चाहिए, न कि शारीरिक दंड के द्वारा। किसके द्वारा? तो व्यक्तित्व के प्रभाव से छात्रों को अनुशासन में रखना चाहिए। शिक्षक अपनी योग्यता, चरित्र, आचरण, व्यवहार, विचार और आदर्शों के द्वारा उत्तम और आदर्श वातावरण का निर्माण करे, क्योंकि छात्र शिक्षक को ही अपना आदर्श मानता है और उसी का अनुकरण भी करता है। इस प्रकार शिक्षक के व्यक्तित्व से प्रभावित होने के कारण छात्रों में अनुशासन की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, अब अगला है मुक्तात्मक अनुशासन। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार छात्रों को अपने विकास के लिए पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तभी वे अपने जन्मजात प्रवृत्तियों, रुचियों और भावनाओं के अनुसार कार्य कर सकेंगे और अपने व्यक्तित्व का उचित निर्माण कर सकेंगे। यदि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाया गया तो वे विरोधी या विद्रोही हो सकते हैं। उन्हें स्वक्रिया द्वारा अनुशासन सीखना चाहिए। ठीक है, उनको मुक्त रखना चाहिए और उन पर ज़्यादा अंकुश लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला है शैक्षिक नेतृत्व। हम लीडरशिप देखते हैं। तो अर्थ एवं इसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो शैक्षिक नेतृत्व प्रशासन के क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति का जनतांत्रिक युक्त या सहकर्मियों के हृदय को सर्वांग रूप से जीतने वाला व्यवहार जो व्यक्ति तथा अर्जित गुणों पर आधारित होता है, शैक्षिक नेतृत्व कहलाता है। एक बार और हम इसके परिभाषा को देखते हैं। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति का जनतांत्रिक युक्त तथा सहकर्मियों के हृदय को सर्वांग रूप से जीतने वाला व्यवहार जो व्यक्ति तथा अर्जित गुणों पर आधारित होता है। यानी कि ऐसा व्यवहार जो किसी विशिष्ट व्यक्ति तथा उसके सहकर्मियों के हृदय को जीत ले और जो व्यक्ति यानी कि खुद से वो यानी कि उसके अंदर खुद में वो पहले से हो या फिर वो उस गुणों को अर्जित करे, तो उसको शैक्षिक नेतृत्व कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता शब्द ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत करता है जो प्रबंधात्मक पदवी पर हो, जैसे कि विश्वविद्यालय का कुलपति है, कॉलेज का प्रधानाचार्य है, विभाग का प्रमुख है, संस्था का निदेशक है, विद्यालय का प्रधानाध्यापक है, पर्यवेक्षक है, निरीक्षक है आदि। इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर संस्थागत लक्ष्यों का प्राप्त करने का दायित्व है, अतः वे नेता के रूप में माने जाते हैं। अब हम नेतृत्व के डेफिनेशन को देखते हैं। कुंट एवं डोलन के अनुसार क्या है। तो सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तियों को अनुगमन करने के लिए प्रभावित करना नेतृत्व है। ठीक है, अब रॉबर्ट और टेटनबाम के अनुसार नेतृत्व एक परिस्थिति में प्रयुक्त किया गया तथा विशिष्ट लक्ष्य अथवा लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर निर्देशित पारस्परिक प्रभाव है। ठीक है, इसको हम ध्यान में रखेंगे और निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि नेतृत्व के 2 पहलू हैं। प्रथम लक्ष्यों की प्राप्ति, द्वितीय व्यक्तियों के साथ कार्य करना। आगे देखते हैं शैक्षिक नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण कौन कौन से हैं। तो प्रभावशाली नेतृत्व की योग्यता प्राप्त करने के लिए नेता में अनेक गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है।
शैक्षिक नेतृत्व में उन सभी कार्यों को करने की क्षमता होती है जो शिक्षा विभाग तथा शैक्षिक संस्थाओं की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। नेतृत्व के जितने गुण पहले बताए जा चुके हैं उनका शैक्षिक नेतृत्व में भी होना आवश्यक है। शैक्षिक संस्थाओं के प्रशासन तथा पर्यवेक्षण संबंधी सभी कार्यों का सफलता वस्तुतः शैक्षिक नेतृत्व पर ही आधारित है। एक प्रभावशाली नेतृत्व के लिए मुख्य गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। कौन कौन से गुण होने चाहिए एक प्रभावशाली नेतृत्व के लिए? तो बौद्धिक कुशाग्रता, शक्ति होनी चाहिए, आत्मनिर्भरता, संयम निर्वाह, कल्पना, नैतिक जागरूकता, उत्तरदायित्व और है आदर्श चरित्र और संतुलित स्वभाव, प्रेरणा एवं संकल्प, प्रभावात्मक शारीरिक गठन और जनसंपर्क एवं लोकप्रियता। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि शैक्षिक नेतृत्व का कार्य क्षेत्र। तो शैक्षिक नेतृत्व प्रमुख कार्यों को संपादित करता है। ठीक है, शैक्षिक नेतृत्व के प्रमुख कार्यों के संबंध में विद्वानों ने विचार किया है। रैमसेयर तथा अन्य ने ओहियो विश्वविद्यालय के शिक्षा महाविद्यालय में शैक्षिक नेतृत्व के कार्यों के निम्नलिखित 6 क्षेत्रों को गिनाया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो कार्यों के लिए उद्देश्य को निश्चित करना, नीति निर्धारण करना, कार्यों का निश्चय करना तथा उनका प्रारूप तैयार करना, प्रशासकीय कार्यों तथा उसके ढांचों में समन्वय करना और प्रभाव एवं संचालन का मूल्यांकन, शिक्षा विकास हेतु सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करना। अब शैक्षिक नेतृत्व की विशेषताएं देखते हैं। तो भारत की वर्तमान परिस्थिति में शिक्षा क्षेत्र की बहुमुखी उन्नति हुई है। शिक्षा संस्थाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। शिक्षण संस्थाओं तथा शिक्षा विभागों का दक्षता पूर्वक संचालन करने के लिए योग्य शैक्षिक नेतृत्व की परम आवश्यकता होती है। शैक्षिक नेतृत्व की गुणात्मकता ही उसे योग्य बनाती है। अब शैक्षिक नेतृत्व की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं देखते हैं कि प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, संस्थागत नियोजन का ज्ञान होना चाहिए, आदर्श चरित्र होना चाहिए, पक्षपात रहित दृष्टिकोण होना चाहिए, उत्तरदायित्व निर्वाह तथा कार्य में पहल करने की क्षमता होनी चाहिए, आत्मविश्वास तथा सहयोग प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, वितरिक तथा शैक्षिक ज्ञान होनी चाहिए, मानवीय संपर्क कला में दक्षता होनी चाहिए, सहिष्णुता एवं समायोजन होना चाहिए और भाषण तथा लेखन कला होनी चाहिए। ठीक है, अब शैक्षिक नेतृत्व का स्वरूप कैसा होता है इसको हम देखते हैं। शैक्षिक नेतृत्व का स्वरूप नेतृत्व के प्रकार पर निर्भर करता है। नेतृत्व के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नांकित है। कौन कौन से प्रकार हैं? तो निरंकुश नेतृत्व है, नौकरशाही नेतृत्व है, लोकतांत्रिक नेतृत्व है, हस्तक्षेप नेतृत्व है। ठीक है, तुम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है निरंकुश नेतृत्व। इस नेतृत्व के स्वरूप में नेता अपने अनुयायियों, कर्मचारियों या टीम मेंबर पर अत्यधिक नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। ठीक है, नौकरशाही नेतृत्व क्या है? नौकरशाही नेतृत्व के संबंध में कहा जाता है कि वे किताबों के अनुसार कार्य करते हैं। ये मशीनी तंत्र के समान कार्य करते हैं और इसके क्रियान्वयन का एक विशिष्ट मापदंड होता है। यहाँ अत्यधिक मात्रा में मुद्रा आवश्यक हो, वहाँ नेतृत्व असरदायक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं लोकतांत्रिक नेतृत्व। यद्यपि लोकतांत्रिक नेतृत्व में अंतिम निर्णय लोकतांत्रिक नेता ही करता है, तथापि विनिश्चयीकरण की प्रक्रिया में यह कर्मचारियों की भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करता है। यह प्रक्रिया कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करती है और यह कर्मचारियों के कौशल को भी विकसित करती है। अगला है अहस्तक्षेप नेतृत्व। इसे लेसेज फेयर नेतृत्व भी कहा जाता है। इस फ्रेंच शब्द का अर्थ है उन्हें करने दो।
इसमें नेतृत्वकर्ता मात्र अनुवीक्षण करना होता है और यह नेतृत्व सभी तभी सफल होता है जब कर्मचारी अनुभव प्राप्त एवं कुशल हो। इस तरह के नेतृत्व में प्रबंधक का कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है। कुछ अन्य नेतृत्व है, इसको भी हम एक एक करके देखते हैं। जन्मोन्मुखी नेतृत्व, चमत्कारी नेतृत्व, सेवक नेतृत्व, कार्योन्मुखी नेतृत्व, कार्य संपादन नेतृत्व, रूपांतरण नेतृत्व। इसको हम देखते हैं। जन्मोन्मुखी नेतृत्व, तो इस प्रकार के नेतृत्व में कर्मचारियों को संगठित करने, उनकी सहायता करने और उनका विकास करने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। ठीक है। इसे संबंधोन्मुखी नेतृत्व भी कहते हैं। इसमें टीम वर्क अत्यंत सशक्त होता है। अगला है चमत्कारी नेतृत्व। इस तरह के नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता अपने कर्मचारियों में निरंतर उत्साह बनाए रखता है। यह नेतृत्वकर्ता अत्यधिक ऊर्जावान होता है। नेतृत्वकर्ता टीम की तुलना में स्वयं पर अधिक विश्वास करता है। अब अगला है सेवक नेतृत्व। इस तरह के नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता की पहचान कठिन होती है। इसमें नेतृत्वकर्ता किसी संस्था में किसी भी स्तर पर हो सकता है। ठीक है। अगला है कार्योन्मुखी नेतृत्व। इस प्रकार के नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता कुछ हद तक निरंकुश होता है। यह कर्मचारियों की कुशलता की उतनी परवाह नहीं करता जितनी कार्य को पूर्ण करने की करता है। इसमें कर्मचारियों के प्रोत्साहन पर अधिक बल नहीं दिया जाता। ठीक है। अगला देखते हैं कार्य संपादन नेतृत्व। इसमें कर्मचारी नेतृत्वकर्ता की पूर्ण बात मानता है। इसमें नेतृत्वकर्ता को यह अधिकार है कि वह उन कर्मचारियों को दंडित करे जो पूर्व निर्धारित मानकों को पूर्ण ना करते हों। कार्य संपादन नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता प्रबंधक की भूमिका अधिक निभाता है। वास्तविक नेतृत्वकर्ता ही की कम, मतलब प्रबंधक की भूमिका अधिक और वास्तविक नेतृत्वकर्ता की कम। यह नेतृत्व दीर्घकालीन नहीं होता। यह नेतृत्व उन्हें सौंपा जाता है जिसमें ज्ञान आधारित कार्य या फिर रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है। अब रूपांतरण नेतृत्व देखते हैं। रूपांतरण नेतृत्वकर्ता दूरदर्शी होता है तथा अधिकांश समय संचार में खर्च करता है। आवश्यक नहीं यह प्रत्यक्ष नेतृत्व प्रदान करे, फिर भी यह कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। नेतृत्वकर्ता कर्मचारियों में उत्साह का संचार करता है। रूपांतरण नेतृत्वकर्ता कर्मचारियों को बताता है कि कैसे नेतृत्व किया जाए एवं स्वयं में नेतृत्वकर्ता की खोज कैसे की जाए। ठीक है। तो इसके साथ ही हम ये सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं और हमने आपको जैसे कि बताया था कि एक सिंगल वीडियो के माध्यम से हम सारे अभ्यास प्रश्न को भी एक बार देखेंगे। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में और जिसमें हम चैप्टर 3 लेकर के आने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।